प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह मिली जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर में इस सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद किया गया है और सड़कों पर भी हम देख रहे हैं कि नौजवान निकले हुए हैं, फैमिलीज निकली हुई हैं और अपने अपने अंदाज में मिली जोशो खरोश का इजहार कर रहे हैं। आज सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब की तरफ से यौम आज़ादी के इस मौके पर नेशनल अवार्ड्स का ऐलान भी किया गया है। ये नेशनल अवार्ड्स, इसमें 104 लोगों को जो जिनमें पाकिस्तानी और फॉरेनर्स शामिल हैं, इनको ये अवार्ड्स, इनका ऐलान किया गया है। 23 मार्च को ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ नाम बड़े दिलचस्प हैं, जैसे कि अनवर मजीद साहब को हिलाल इम्तियाज़ देने का ऐलान किया गया है। और वैसे अरशद नदीम को भी हिलाल इम्तियाज़ दिया गया है, लेकिन अनवर मजीद साहब को भी हिलाल इम्तियाज़ देने का ऐलान किया गया है। इसी तरह से इरफान नवाज मेमन जो DC हैं इस्लामाबाद के, उनको सितारा इम्तियाज़ देने का ऐलान किया गया है। इरफान नवाज मेमन साहब जो हैं, ये वही शख्सियत है जिनको तौहीन अदालत की सज़ा हुई है, लेकिन वो सज़ा अभी फ़िलहाल अदालत से मुअत्तल है, लेकिन इनको सितारा इम्तियाज़ दिया गया है। उमर फारूक साहब, ये इमरान खान का तोशाखाना केस लेकर आए थे और इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें बताया था कि घड़ियाँ उनके पास पहुँची बेचने के लिए। ये वो साहब हैं, इनको भी हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया है। तो नेशनल अवार्ड्स का ऐलान किया गया। इनमें चंद नाम जो हैं और कुछ और नाम भी दिलचस्प हैं। बहरहाल ये 3 नाम जो हैं जिन पर थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हैरत होती है इन्हें देखते हुए। तो इस पर बात करेंगे। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐलान करेंगे, चंद दिन में मुआशी प्लान जो है वो देंगे और बिजली सस्ती करने का ऐलान करेंगे। कितनी बिजली सस्ती होने जा रही है और कितने अरसे के लिए होने जा रही है, क्या वाकई वो इंडस्ट्रियल्स के लिए कोई प्लान देने जा रहे हैं, इस पर हाँ ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। इस पर सारी पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान का जो कारोबार है, एक्सपोर्ट्स हैं, वो सब इस पर डिपेंड कर रही हैं। तो इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करना चाहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से एक अहम खबर है, 18 अरब रुपए की इंपोर्टेड गंदम ख़राब होने का इंकशाफ हुआ है। 11 लाख से ज़ायद बोरियाँ मुख्तलिफ गोदामों में ख़राब हो गई हैं। ये क्या मामला है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। और सिंध में 111 अफसरान के लिए 1800 सीसी की गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। अरबों रुपए की गाड़ियाँ हैं ये, 111 अफसरान के लिए खरीदी जा रही हैं। जबकि दूसरी तरफ 19 लाख सैलाब मुतासरीन ऐसे हैं जिनके अभी तक घर तामीर नहीं हो सके, लेकिन बहरहाल अरबों रुपए की 111 अफसरान के लिए 1800 सीसी की गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में आमिर मुग़ल साहब तशरीफ़ फरमा हैं, सदर हैं तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, खुश आमदीद। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया राना साहब, खुश आमदीद। सायरा बानो साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, रहनुमा हैं GDA की। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहबा, आपको भी खुश आमदीद। आमिर मुग़ल साहब, ये रात आप गिरफ्तार हो गए थे? जी हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। अच्छा, तो आज फिर आपकी अदालत से रिहाई हुई? आज अदालत में मुझे उन्होंने तो चार्ज क्या लगाया गया आपके ऊपर? चार्ज ये लगाया गया जी कि मैं जब आ रहा था, वैसे वो हमेशा पर्चा तो आपको पता है झूठा ही होता है, अपनी मर्जी का होता है। असल तो ये था, वो सारी वीडियोस भी हैं लाइव मेरे अरेस्ट होने की। पाकिस्तान डे था, आपको पता है, रात थी 13 अगस्त 14 अगस्त की दरमियानी रात। अब रैली की कॉल दी हुई थी आपने? हमने रैली की कॉल दी थी, पाकिस्तान के झंडे और PTI के झंडे हम लेके निकले हुए थे। तो D चौक में इन्होंने नाका लगा के रोका हुआ था, तो वहाँ एक काफ़ी ज़्यादा फोर्स खड़ी थी, वहाँ ने मुझे पकड़ लिया और पकड़ के फिर FIR में ये लिखा जी कि इसने पुलिस की वर्दी फाड़ी है, जो हमेशा इनका वो जिस तरह उस दिन वो दहशतगर्दी के जज हैं ताहिर अब्बास सिप्रा साहब, उन्होंने कहा एक तो शापर का रंग तब्दील कर लिया, नीले रंग का होता है और नाम हमेशा अबू बकर और हुज़ैफा होता है। तो बस वही है, पुलिस की वर्दी फाड़ी और पुलिस के साथ मज़ामत की, हालांकि पुलिस हमें मार रही थी। एनीहाउ कोई बात नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो लगाएंगे, चाहे मारें चाहे जेल भेजें, और इसी नारे की वजह से शायद इमरान खान भी जेल में बंद। सही है। राना एहसान अफजल साहब, ये कोई पॉलिसी थी कि PTI का झंडा उठाकर कोई निकल नहीं सकता और जो निकलेगा एहतजाज करेगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, या ये पुलिस ने अपने तौर पर इकदाम किए हैं? क्या हुआ इस सिलसिले में? कोई हुकूमत ने कोई पॉलिसी बनाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अव्वल तो कल कोई पार्टी का आज जो है 77वीं जो सालगिरह है इंडिपेंडेंस डे की, तो ये तो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। ये PTI की रैली निकालने का या PMLN निकालने का, वैसे मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई ये दिन नहीं बनता। इस दिन तो हमें पाकिस्तान का परचम थामना चाहिए, बजाय कि हम अपने पार्टी के परचम थामे और जो ऑलरेडी पोलराइजेशन की सियासत है उसको साइड पे रख के ये दिन तो पाकिस्तान नेशनल डे मनाने की जुर्म क्या सर, दफा क्या लगती है? अगर कोई 14 अगस्त को कोई पीपल्स पार्टी फर्ज करे निकल आती है या कोई और जमात अपना झंडा उठा के निकल आती है, तो उस पर दफा क्या लगाई जाएगी आपके ख्याल में?
पुलिस की वर्दी देखिए, फाड़ने नहीं की। नहीं, मैं नहीं ये कह रहा कि ये जो है कोई कानूनी तौर पे गलत है। मुझे नहीं पता कि किस बुनियाद पे पुलिस ने इनको रोका, कोई बुनियाद होगी। मैंने इनका केस ये स्टडी नहीं किया, मेरी नजर से नहीं गुजरा। बहरहाल मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि 14 अगस्त को भी अगर पीटीआई वाले जो हैं कोई अपना सियासी रंग या पीटीआई की तरफ से रंग देना चाहते हैं तो ये अफसोसनाक है। ये दिन जो है वो नेशनहुड का है, यकजहती का है, पोलराइजेशन, तकसीम की सियासत को हटा के पाकिस्तान के लिए इकट्ठे होने का दिन है। तो अगर इनकी यही सियासत अभी भी ये चल रही है तो आपके सामने है फिर। लेकिन मुझे नहीं पता कि इनको किस वजह से रोका गया, या पुलिस ने क्या, कोई वहां बाकी लड़ाई हुई नहीं हुई, ये क्या नारे लगा रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। मैं आई कांट कमेंट ऑन इट बिकॉज मेरी नॉलेज में ये डिटेल में इंसिडेंट नहीं है। सही है। चलिए, इस कौमी यकजहती के दिन और कौमी दिन के मौके पर आज अवार्ड्स का, नेशनल अवार्ड्स का सदर आसिफ जरदारी साहब ने ऐलान किया है। अनवर मजीद साहब सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। सायरा बानो साहबा, ये मुझे ये बता दीजिए कि आप ज़्यादा शायद जानती होंगी क्योंकि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले हैं अनवर मजीद साहब। ये अनवर मजीद साहब कौन है, क्या है, इनका क्या तारुफ क्या है, और आपके ख्याल में इनकी क्या खदमात हैं जिसके एवज इनको आज ये हिलाल इम्तियाज देने का ऐलान किया गया है? अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त आप ये बात कर रहे थे उससे पहले मैं भी जब देख रही थी तो सिर्फ अफसोस हो रहा था, अफसोस हो रहा था। और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि ये हम लोगों के मुंह के ऊपर, वैसे तो रोज किसी न किसी बात और फैसले चीजों से हमारे मुंह पे तमाचे पड़ते हैं, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ा तमाचा कि आज यौम आज़ादी के दिन ये जो तकरीबात हो रही हैं और जो आपने नाम लिए हैं डीसी साहब की, जाहिर है उन्होंने इतनी ज्यादा क्या कहते हैं, मालिकों की गुलामी की और जो आइन से ऊपर होकर काम किए तो इनाम तो बनता था। और बाकी आप अनवर मजीद साहब का कह रहे हो, फिर आप ओमनी ग्रुप और उसके बाद तमाम शुगर मिल्स और फिर वो पैसा अरबों खरबों का जो कभी फालूदे वाले के अकाउंट से निकलता है तो कभी रेडी वाले के अकाउंट से निकलता है। और साथ ही अरशद नदीम साहब एक फर्दे वाहिद ने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, तो इधर भी एक फर्दे वाहिद ही थे अनवर मजीद साहब जिन्होंने खरबों रुपए की करप्शन की और हमारा जो सिस्टम है वो उनको पकड़ने में नाकाम रहा। और हम उनकी इन खिदमात पे वो कह रहे हैं कि उनको ये हमारा जो अवार्ड है लाले निशान इम्तियाज है वो उनको दिया जा रहा है कि सलाम है आपको कि आप अकेले बंदे ने ये काम किया। और ये जो 25 करोड़ के कीड़े मकोड़े और ये जो अशराफिया और ये जो ब्यूरोक्रेट्स और जो अपने आप को मुहब्बे वतन कहते हैं उनकी आंखों में धूल झोंकी है, इनाम बनता है, इनाम बनता है। और मुझे तो ये नहीं आ रही कि अभी आपने कहा यौम आज़ादी, सही है, आजाद हैं हम, हमारा जब दिल चाहता है हम वो राने फ्राई करते हैं, जब हमारा दिल करता है हम बकरा ज़िबा करते हैं, गाय ज़िबा करते हैं, इतनी आज़ादी है हमें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। और उससे पहले जब आपने बात की बिजली की तो वो कहते हैं ना कि सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लीजिए लंगोटी नहीं तो क्या। अरे बिजली के बिल जो जून जुलाई में लोगों की चीजें बिक गई, लोगों के घर का सामान बिक गया, अभी तो मौसम अच्छा हो गया, अभी तो वैसे ही किसी ने इतना एसी इस्तेमाल नहीं होना। हमारे कराची में तकरीबन रात के वक्त चलता है, दिन में नहीं चलता, कि मौसम अच्छा हो गया। और बाकी देही इलाकों की तरफ भी यही हाल है। बस क्या कहा जाए, अफसोस ही होता है। लेकिन आज जो वो ये तकरीबात हो रही है और जो लोगों को इनामात से नवाजा जा रहा है, कि जैसे आपने कहा कि वो एक गुमनाम सा शख्स उमर फारूक, कि जी उसने इन लोगों को सांस देने के लिए तोशा खाना का केस उस बंदे ने उखाड़ा कि भाई इन लोगों को 1 साल वो कहते हैं ना कि मौका मिल गया, क्योंकि कोई और चीज तो निकल ना सकी बानिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो एक घड़ी अपनी अरबों खरबों की चोरियां भूल के तो इनाम तो उसका भी बनता था। वैसे आप तमाम साइड पे रखकर देखें तो इनाम बनता था, लेकिन इनको अपनी जेब से इनको नवाजना चाहिए था। मैं नहीं समझती, अगर जिंदगी में मुझे कभी ये मिला हुआ होता निशान किसी भी चीज पे तो बाखुदा वापिस कर देते। मैं तो कहती हूँ अगर आज भी कोई है, अगर किसी को मिला हुआ है
तो वो ला के इनको इज्जत एहतराम सही और है। तकरीम चलिए, के कुछ साथ- लोग तो ऐसे भी हैं बहरहाल फहरिस्त में कि जो डिजर्व करते थे, या जैसे अरशद अदीमी का नाम मैंने लिया, उनका तो बिल्कुल बनता था, लेकिन बेतौकीरी से महसूस होती है। ये बात आपकी ठीक है। वैसे मैं अगर मुगल साहब मुझे इजाज़त दें तो मैं पहले इस पर राना साहब का मौक़िफ़ ले लूँ। राना साहब, ये अनवर मजीद साहब, ओमनी ग्रुप, ये फेक अकाउंट्स का केस चलता रहा, ये हमने पापड़ वाला और फालूदे वाले की सारी टर्मिनोलॉजीज इसी केस के दौरान सुनी थी जब ये सुप्रीम कोर्ट में फेक अकाउंट्स का केस चल रहा था। चलिए, उसको अगर आप एक साइड पे भी रखें तो वैसे आपको क्या लगता है कि अनवर मजीद साहब की क्या खिदमात होंगी जिसकी वजह से उनको ये हिलाल इम्तियाज दिया गया? देखिए, मुझे स्पेसिफिकली अनवर मजीद साहब की कोई डिटेल्स इतनी नहीं पता, लेकिन देखें ये जो अवार्ड मिलते हैं ये हर कैटेगरी के आदमी को मिलते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है और उसने अच्छा बिजनेस किया है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है और मुल्क की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया है तो उसको बिजनेस कैटेगरी में मिलता है। अगर कोई किसी की जान बचाई है तो उसको हीरोइक अमल के ऊपर मिलता है। तो ये कोई डॉक्टर है, उसने अच्छा उसकी जिंदगी में अच्छी उसने पेशेंट्स का ख्याल रखा है, या कोई उसने और ये उमर फारूक साहब को किस है। कैटेगरी में मिला होगा सर? वैसे ये उमर फारूक साहब जो घड़ी वाले हैं, इनका क्या कैटेगरी बनती है? देखिए, मैंने ये डिटेल में अवार्ड्स को किसको किस बेसिस पे मिली है तो हर एक को चेक करना पड़ेगा कि उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है और किस बुनियाद पे उनको मिला है। मुझे लेकिन ये इनकी डिटेल्स नहीं पता कि। अच्छा राना साहब, आपका थोड़ा हाँ स्काइप में फ्रीजिंग भी आ रही है, लेकिन आपको वैसे हैरत हुई है ये नाम सुन के या नहीं हुई? जाहिर है आप तो इसमें शामिल नहीं होंगे मुशावरत में, लेकिन आपको भी ऐसे ही पता चला जैसे हमें पता चला है, लेकिन आपको क्या हैरत हुई है उमर फारूक का नाम सुन के, इरफान मेमन साहब का नाम सुन के? देखिए, अगर तो मैं इसलिए इस पे कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि क्या पता उनकी कंट्रीब्यूशन हो पाकिस्तान के लिए और उन्होंने अपनी अपनी फील्ड में कोई बेहतरीन काम किया और जिसकी बुनियाद पे उनको मिला हो। तो जब तक मैं उनके करियर को स्टडी नहीं कर सकता तो फिर मैं इस पे कमेंट करने के मेरे ख्याल से आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू कमेंट ऑन इट कि मैं कुछ इस पे कमेंट कर सकता। राइट सर, चले शायद आमिर मुगल साहब इस पे कुछ कमेंट कर सकें, आप इस पे कमेंट कर सकें। मैं अगर मुझे छोटा सा एक ब्रेक ले लेने दीजिए, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर मुगल साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज लेकर आ रहे हैं और बिजली सस्ती होने जा रही है, महंगी बिजली सस्ती होने जा रही है, इस पर तो चले मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो हिलाल इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ बांटे जा रहे हैं, जिन लोगों के मैंने नाम लिए, अनवर मजीद साहब, इरफान मेमन, उमर फारूक, किस क्राइटेरिया पर सिलेक्शन हो रही है? आपका क्या ख्याल है? तो आपके सामने जो प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर उन्होंने बता तो दिया है, मुझे कोई नहीं पता किस क्राइटेरिया पे दिया गया है। उनका वो डोमेन नहीं है ना शायद, इसलिए उनको पता नहीं होगा। लेकिन उनकी अलायंस तो है, उनके सदर मोहतरम है, उनके वोट से वो सदर बने हैं, तो कुछ तो उन्हें मालूमात होनी चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं, को मेरी आपकी तरह को आम बेखबर आदमी भी नहीं है। एनी और जो चीज़ें मुझे पता हैं, मेरे ख्याल में देखें ओमनी ग्रुप की बड़ी खिदमात हैं इस मुल्क के लिए, और अनवर मजीद साहब की देखें, अयान अली को भी इसी अकाउंट से पैसे जाते थे, बिलावल के जो बिलावल हाउस बना लाहौर में, उसके भी पैसे इसी अकाउंट से जाते थे, और गरीबों की मदद होती थी, फालूदे वाला, ठेले वाला, रेडी वाला, रिक्शे वाला। तो इतनी खिदमात पे भी अगर हिलाल इम्तियाज़ नहीं मिलेगा तो असद भाई आप बड़े सादा बंदों वाली बातें करते हैं। तो और कौन सी खिदमात आपको चाहिए? एक गरीब बंदे को पता ही नहीं चला, उसके अकाउंट में रातों रात अरबों रुपये आ गए, वो एकदम से अरबपति हो गया। ये लहदा बात है, चले भी ऐसे ही गए उस बेचारे को। तो ये बहुत बड़ी खिदमात हैं सर। उसके बाद आ जाए इरफान नवाज मेमन साहब, सर बेहतरीन 3 सीटों का इलेक्शन इस्लामाबाद का लूट के उन्होंने दिया है। और जब हमारी पीपल्स पार्टी को तो नहीं दिया ना, चलें इन्हीं की अलायंस गवर्नमेंट है ना, जिनके वोट से वो सदर बने, उन्हीं को लूट के दिया है ना। तो इरफान नवाज मेमन की सर थोड़ी खिदमात हैं। जब ये हुक्म करें, मुझे इरफान नवाज मेमन ने अपने ऑफिस से 4 जुलाई को उसने हाई कोर्ट में जाके एनओसी दिया कि पीटीआई को मैं एनओसी दे रहा हूँ जलसे का। मैंने वहाँ कहा कि वो मुझे जो आपने जगह अपनी मर्ज़ी से दी, वैसे उन्होंने, मैंने कहा वो जगह का साइट विज़िट मुझे करवा दें।
मुझे कहते हैं मेरे ऑफिस आओ, आपको जो है ना वो असिस्टेंट कमिश्नर लेके जाएगा। मैं उनके ऑफिस पहुंचा तो वहाँ पुलिस वाली मुझे वहाँ से अरेस्ट करवाया और मेरे ऊपर एक FIR दे दी कि इसने पुलिस पे हमला किया। साहब ने जी सर, तो इतनी बड़ी खिदमत है सर उनके लिए। इस्लामाबाद की 3 सीटों पे इलेक्शन लूट के दिया, दिन दिहाड़े फॉर्म 47 की डकैती मरवाई, जहाँ भी इस्लामाबाद में ज़रूरत होती है झूठे पर्चे देना, लोगों को साथ मिल के अगवा करवाना लोगों को, तो ये यही खिदमत है। और तीसरा आपने कौन सा नाम लिया? उमर फारूक साहब। उमर फारूक साहब देखें 5 करोड़ की घड़ी को उन्होंने 2 अरब रुपए का बना दिया। इससे बड़ी क्या खिदमत हो सकती है? इस वक्त खिदमत क्या है पाकिस्तान में? जो रजीम बैठी हुई है, जो शराफिया बैठी हुई है, जिसकी गवर्नमेंट बनी हुई है, उसके नज़दीक पाकिस्तान की खिदमत से मुराद उनकी खिदमत है। राना साहब का कमेंट इस पर वो करना चाहे जरूर कर दें, लेकिन मेरा जो अगला सवाल है सर वो है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मिली भगत से सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, हेरा फेरी से और मिली भगत से। दूसरा वो कहते हैं कि चंद दिन में मुआशी प्लान देने जा रहे हैं और बिजली सस्ती करने का ऐलान करेंगे। बिजली कितनी सस्ती होने जा रही है सर, और क्या मुआशी प्लान के जो की पॉइंट्स है वो क्या है मुआशी प्लान के, राना साहब? देखिए, एक तो हर वजारत ने अपना जो है एक होम ग्रोन प्लान के किस किस्म की ऐसी रिफॉर्म्स हैं जिसके लिए आपको फिस्कल स्पेस की ज़रूरत नहीं है और आप उन रिफॉर्म्स को बगैर किसी फिस्कल स्पेस के कर सकते हैं, और फिर वो रिफॉर्म्स जो लाजिम है लेकिन उनके लिए आपको कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो ये हर वजारत ने अपना एक इंटरनल होमवर्क किया है और फ्रेमवर्क एक जो है वो एक जॉइंट फ्रेमवर्क था जिसके तहत ये प्लान अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, कॉमर्स है, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की उसमें बात है, पेट्रोलियम सेक्टर रिफॉर्म्स की बात है, एग्रीकल्चर के ऊपर रिफॉर्म्स की बात है, तो एक मुकम्मल इकोनॉमी का प्लान है जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो जिसको अनवील करेंगे और जिसको हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। इन रिफॉर्म्स के साथ मुल्क जो है वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल की तरफ जो है वो जाएगा। बहरहाल जो बिजली की आपने बात की उसके अंदर 2 चीज़ों के ऊपर जो जिन पे काम अभी जारी है, एक तो मैं ये कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ। एक कमेटी हाई लेवल कमेटी है जो काम देख रही है कि कौन से मुआहदे ऐसे हैं जिनको रीनेगोशिएट हम कर सकते हैं और वो स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। एक तो ये, दूसरा जो चाइनीज IPP के हवाले से जो डेट रीप्रोफाइलिंग है उसके ऊपर भी जो चाइनीज ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बातचीत काफ़ी आगे तक पहुंची हुई है और ये तकरीबन हर हफ्ते वो मामला आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक कैपेसिटी पेमेंट के लिहाज से हम समझते हैं कि कोई ना कोई रिलीफ आएगा। फिर देखें जो जिस पे बड़ा जोर से काम चल रहा है वो लोकल कोयले के ऊपर, इंपोर्टेड कोयले के प्लांट्स के ऊपर को शिफ्ट करना है। ये थोड़ा सा मीडियम टर्म प्रोजेक्ट है लेकिन ये भी हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर जल्द एक खुशखबरी आएगी कि ये वैसे इस पर तो राना साहब आज के प्रोग्राम में वक्त थोड़ा सा कम है क्योंकि आज दिन 14 अगस्त का है, लेकिन बहरहाल इस पर एक अलग से डिबेट होने की जरूरत है कि क्या लोकल जो कोल है उसके ऊपर शिफ्ट करना उससे बिजली सस्ती होगी या कुछ लोगों का ख्याल है कि उससे और महंगी हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए भी आपको अरबों रुपए दरकार हैं शिफ्ट करने के लिए। और फिर थर का कोयला जो है वो क्या उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो कर सके, क्योंकि ऑलरेडी वो ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा। तो ये मैं चाहूँगा कि इस पर हम एक अलग से डिबेट रखें क्योंकि आपके पास इसकी पूरी मालूमात पर मौजूद है। मगर आपने जो कहा कि बिजली सस्ती हो जाएगी अभी फौरी तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर ऐलान करने जा रहे हैं, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा सायरा बानो साहिबा? जो अभी हम देख रहे हैं कि अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगी एनर्जी है, बिजली के महंगे बिल हैं। और फिर दूसरा ज़रा कमेंट कर दीजिएगा कि एक तरफ अवाम के मसाइल और दूसरी तरफ सिंध में जो 1800 सीसी की 111 अफसरान के लिए गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं अरबों रुपए की, इस हवाले से क्या कितनी ज़रूरत, आप सिंध में रहती हैं, सिंध में पॉलिटिक्स करती हैं, सिंध में कितनी ज़रूरत महसूस हो रही है, यानी कितनी कसम पुरसी की ज़िंदगी अफसरान गुजार रहे हैं कि उनको फिर 111 गाड़ियाँ लेना पड़ रही हैं? पहले सिंध वाले पे बताती हूँ। देखिए जैसे अभी कुछ लोगों को हिलाले इम्तियाज से सितारे इम्तियाज दिया गया, फिर निगरान में वहां पर आपने देखा होगा पंजाब में अरबों रुपए की गाड़ियां उन्होंने दी। वो पहले का टोकन मनी था कि इलेक्शन में तुम लोगों ने ये करना है। फिर यहाँ सिंध में जो इलेक्शन हो रही है, जो यहाँ पर सारा कुछ हो रहा है और जो यहाँ पर अरबों रुपए की स्कीम डबलिंग के तहत हो रही है, यानी कि एक स्कीम एक डिपार्टमेंट ने दी, वही स्कीम दूसरे डिपार्टमेंट ने दी, मतलब आप 4-4 अरब इनकी जेबों में जा रहे हैं और आपके सामने, आपकी आंखों के सामने है। आप इरिगेशन का महकमा ले लें तो देखिए थोड़ी सी तो सहायता बनती है। और ये अफसरान के पास कहाँ जाएंगी? लिखा हुआ होगा उनके पास जाएगा। आपने देखा होगा कि जिस वक्त लोकस यहाँ पर आया था उस टिड्डी दल को मारने के लिए यहाँ पर
वो डबल कैबिन खरीदी गई कि उसके पीछे मशीन रख के स्प्रे होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कुत्तों को पकड़ा गया उसके लिए 38 लाख रुपए की गाड़ी, 86 करोड़ या 36 करोड़ की गाड़ियां लग ली गई। यहाँ पर तो खुला खाता है। मैं तो हैरान हूँ। मैं बात एक नाम भूल गई थी कि क्या इस हिलाल इम्तियाज और सितारा इम्तियाज में रावण मार का नाम है क्या, या उजैर बलोच का? भाई सबको दे दे। और दूसरा, यहाँ मुझे बिजली सस्ती नहीं होगी। अभी आप राणा साहब से बात कर रहे थे, राणा साहब तो मुश्किल अल्फाज बता रहे थे, जो कि हम अपने वहां पर जाकर अवाम को ये बात नहीं समझा सकते। उनको सिर्फ हाँ या ना चाहिए कि हमें खाने की रोटी मिलेगी या। और वैसे भी जो इस महंगाई, बिजली होने की वजह से जो चीजें महंगी हुई हैं, आपको पता है यहाँ पर हम लोगों का मिजाज कि वो तो कभी कम होंगी नहीं। आपने थर्कोल की बात की, आप ये साहिवाल प्लांट का ही किसी दिन फारिग होकर इनसे पूछ लीजिएगा। और उससे पहले उसके लिए जो कोयला था वो साउथ अफ्रीका से आता था जी। फिर साउथ अफ्रीका से फिर उन्होंने अफगानिस्तान से किया। अफगानिस्तान ने जो बराबर कहते नहीं थकते, उन्होंने $100 उस पर बढ़ा दिया। और इन्हीं के राशिद लंगड़ियाल साहब ने कमेटी में बताया था कि हमारी जो थर्कोल का जो कोयला है, उसकी उस कोयले से मतलब जो उनकी जो भी चीज है वो कैपेसिटी वो कम है, तो उसके लिए हमें वो जो मशीनरी है वो डबल उसके लिए चाहिए, तो वो काम भी नहीं आ सकता। तो ये सब बस कहने की बातें हैं। IPPs के मायदे रिवाइज कर रहे हैं उसको, और जो अपने पाकिस्तानी जिन लोगों को दिया हुआ है और जो अपनों को नवाजा हुआ है, खुदा के वास्ते उसको वो करके और हमें जो हमारा हक और जो वो चीज है वो दे दे। ये क्या हातिम ताइबी कबर पे लात मार के 400 अभी पेट्रोल कम कर दिया, उससे पहले आपने देखा होगा बिजली महंगी कर दी। अब कितनी कम करेंगे? 20 रुपए यूनिट कम करेंगे, 3 रुपए यूनिट कम ये इंपॉर्टेंट है कि कितना कम करेंगे। क्या 2-2.5 रुपए कम होगी, उससे शायद इंपैक्ट नहीं आएगा। ये राणा साहब से पूछ रहे थे कि कितनी बिजली कम करेंगे। मगर एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 18 अरब रुपए की इंपोर्टेड गंदम खराब होने का इंकशाफ हुआ है। 11 लाख से जायद बोरियां रिपोर्ट किया गया है कि इतनी बोरियां जो है वो मुख्तलिफ सेंटर्स में खराब पाई गई हैं। अब ये क्या हुआ है और हकीकत क्या है, इसकी तफसील लेते हैं। डिप्टी डायरेक्टर फूड मोहम्मद शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, ये क्या हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, कैसे इतनी गंदम खराब हो गई? नहीं, ये खबर दुरुस्त नहीं है जी। अच्छा। हमारे पास जो इम्पोर्टेड मीट है ये बिल्कुल खराब नहीं है, वो हिफाजत से पड़ी हुई है, उसमें कोई खराबी नहीं है, उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। ये खबर जो है ये कुछ गलतफहमी पे है, ये दुरुस्त नहीं है। क्या कितनी थोड़ी खराब हुई है या बिल्कुल खराब नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी भी खराब नहीं है। देखिए जी, गंदम खराब उस वक्त होती है जब उसकी हिफाजत ना की जाए, वो खुले आसमान तले पड़ी हो, बारिश से धूप से उसका कोई बचाव ना हो। हमारे पास ये जो गंदम है ये सारी हमारे गोडाउन के अंदर पड़ी हुई है, और इसके तमाम जो हिफाजत का जो तरीकाकार है वो सारा हम लोग जो है ना। इस खबर के मुताबिक जिसकी बुनियाद पर मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूं, उस खबर में ये दावा भी किया गया है कि इसको स्कैंडल को छुपाने के लिए अब कुछ ट्रांसफर्स की जा रही हैं अफसरान की, ताकि इस मामले को दबा दिया जाए। नहीं, ये देखिए हमारे गोडाउन में जो गंदम है ये तो बिल्कुल इंस्पेक्शन के लिए ओपन है। अच्छा। ये अफसरान को ट्रांसफर करने से उस गंदम को तो नहीं छुपाया जा सकता, वो तो गोदाम में मौजूद है, जब चाहे कोई आकर देख सकता है उसको। तो ये चीज सही नहीं है। अच्छा, चलें फिर तो बात ही खत्म हो गई। शकील साहब, आपने कह दिया कि ये तो खबर ही गलत है, तो आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई एक भी बोरी खराब नहीं हुई। आप यही कह रहे हैं ना कि बिल्कुल हमारे पास कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। देखिए, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे कवर्ड गोडाउन में मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट में हमारा पूरा अमला मौजूद होता है, इसके अलावा डिवीजन लेवल पर मौजूद है, और हमारा पेशावर से भी। चलें, बहुत शुक्रिया शकील साहब, फिर बहुत शुक्रिया आपका शिरकत करने के लिए। लें जी, बात इन्होंने तो ख़त्म कर दिया, अब हम इसको मजीद प्रूव करेंगे कि ये मामला कहाँ से जनरेट हुआ और कैसे। लेकिन जो पहले बिजली की बात हो रही थी आमिर मुगल साहब, ये बिजली अब सस्ती होने जा रही है। आपकी क्या तवक्कुआत है हुकूमत से? एक रिलीफ पैकेज आ रहा है, कितनी सस्ती हो जाएगी? पहले भी रिलीफ दिया है, 15 दिन के लिए मौखर किया है, बिलों की तारीख बढ़ाई है। बहुत बड़ा रिलीफ है। नहीं, चले 15 दिन का रिलीफ तो है। 15 दिन में कमेटी निकल आएगी पाकिस्तान की अवाम की, वो फिर बिजली का बिल दे देंगे। इतना बड़ा रिलीफ तो बजट तो मैनेज करेंगे ना लोग। देखिए सर, बात यह है कि हमें पहले तो ये सोचना होगा बिजली महंगी कैसे हुई है। इन्हीं दो पार्टियों ने बिजली महंगी की है। इन्होंने ही IPPs के साथ एग्रीमेंट किया है। कोई तहरीक इंसाफ ने तो एग्रीमेंट नहीं है किए, कैपेसिटी चार्जेस इन्होंने ही उनके साथ एग्रीमेंट करके और ये
बिजली को इतनी मुश्किल इन्होंने एग्रीमेंट किए, और अब उनकी जो है वो बैन अल-क़वामी गारंटीज़ हैं, हम उनसे पीछे हटना भी बड़ा मुश्किल है। अब हमें क्रेडिट दें तहरीक इंसाफ को कि 21 रुपये यूनिट से हम अपने दौरे हुकूमत में इसी बिजली को इसी मईशत के साथ, इवन उस वक्त कोरोना भी हुआ था जो कि 100 साल में कोई एक दफ़ा इतना बड़ा कोई वो वबा आती है, तो हम इसको 21 से 16 रुपये यूनिट पे ले आए थे। अब वही मुल्क है, वही मईशत है, ये बिजली जो है 16 रुपये यूनिट से पहले तो ये कौम को बताएं कि ये 60 रुपये 70 रुपये, और इवन बाज़ दफ़ा तो मैंने चेक किया 80 रुपये यूनिट भी पड़ती है। तो ये महंगी हुई कैसे है? इमरान खान को इसका क्रेडिट दें कि उसने उनसे रीनिगोशिएशन करके डॉलर का रेट 148 पे शायद फिक्स कर दिया था। तो अब पहले तो ये कौम को बताएं ना कि इन्होंने इतने महंगे मायदे किए क्यों हैं, और उसके बेनिफिशियरी यही दोनों पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग है। 2015 में इन्होंने महंगा मुआहिदा किया है, तो आपने उसको 16 रुपए पे भी कैसे रखा हुआ था? नहीं, उनसे निगोशिएशन करके किया था ना, लेकिन बहुत माइनर सा हमने उनसे लिया था, उनसे रिलीफ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 16 रुपए से दोबारा 60 रुपए पे कैसे पहुंची, ये कौन को बताएं? जी राणा साहब, एक मिनट, और राणा साहब ये बताएं कि 60 रुपए से क्या आप 16 रुपए पे वापस ला रहे हैं? फिर तो ठीक है, नजर आएगा कि वाकई आपने कौम को रिलीफ दे दिया है। कि जब आपकी गवर्नमेंट आई ये 2022 9 अप्रैल को, तो 16 रुपए से आप 60 70 80 पे ले गए हैं, या आप 60 70 या 80 रुपए ले जाके तो 5-10 रुपए कम करके तो हाथम चाहिए कि जी राणा साहब, ये क्या मारेंगे? दो सवाल हैं, 16 रुपए से 60 रुपए पे यूनिट गया कैसे, और 60 से क्या 16 पर आएगा, या 60 से 59 पर आएगा, या 55 पर आएगा? कितना रिलीफ मिलने जा रहा है कौम को बिजली के बिलों में? नहीं, देखें, सबसे पहली बात तो ये कि 16 रुपए का यूनिट नहीं था वो, तो उस तरह तो आज भी 200 जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको भी 20 रुपए का यूनिट मिल रहा है, और इसी तरह मुख्तलिफ टैरिफ हैं। तो 16 रुपए का यूनिट पीटीआई के दौर में बिल्कुल भी नहीं था, ये गलत है और इसको चेक करें। दूसरा, बिजली महंगी क्यों हुई है उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। कैपेसिटी पेमेंट, राणा साहब माफी चाहता हूँ आपकी बात काटता हूँ। राणा साहब सिंपल 30 सेकंड की बात सुन लें, 30 सेकंड की। आप असदुल्ला खान साहब के साथ टाइम रख लें, मैं 2022 का भी बिल ले आता हूँ। अच्छा सर, इसमें आप 2024 का। राणा साहब उसमें जो फर्क है ना वो ये है, 2024 का जो बिल है 200 यूनिट का, वो 20 रुपए का यूनिट है, वो 20 रुपए का यूनिट से भी कम मिल रहा है 200 यूनिट से नीचे को। मैं 2022 के बिल ले आता हूँ। अच्छा, एक आम आदमी के लिए ना राणा साहब, एक आम आदमी के लिए तो ये हुआ ना कि जिसका बिल 2-3 हजार रुपए आता था उसका 12,000 रुपए तक चला गया, जिसका 10-12 हजार आता था उसका 40-50 हजार रुपए चला गया। ये फर्क तो पड़ा है ना लोगों, तभी तो लोगों की चीखें निकली। टाइम रख लेना, बिल ले आते हैं दोनों, कौन देख ले। पेमेंट का जो सुन लेना जी, अगर मेरा जवाब सवाल पूछा है तो सुन ले जवाब, या फिर और कोई सवाल है तो वो पूछ लें। देखिए सर, सीपेक का प्रोजेक्ट होना था, वो इन्होंने किया, उसको तबाह कर दिया। अगर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाती तो ये कैपेसिटी पेमेंट उस तरह महसूस ना होती, नंबर एक। दूसरा, कैपेसिटी पेमेंट के अंदर भी 40% जो जुज है वो डिवैल्यूएशन का उसका वो है, और ये जो कह रहे हैं हमने 168 पे फिक्स कर दिए, वो सिर्फ चंद मुआहदे से, जिससे कोई 75 पैसे का फर्क पड़ा था। अच्छा, अब ये जो इनकी पूरी कहानी है कि इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं की, इनके दौर में लाइन लॉसेस बढ़ गए, रुपया डी वैल्यू हो गया, ये वजह है कि हम कहां पहुंचे। और दूसरा, इन्होंने जो गर्जिशी कर्जा है वो 1100 अरब से 2400 अरब पे ये ले गए थे, यानी कि 1.5 गुना इन्होंने बढ़ा दिया, 350। वो एक मेजर वजह थी कि जिसकी वजह से IMF, और फिर जाते हुए ये IMF का मुआहदा तबाह कर गए। तो ये जिम्मेदार हैं डायरेक्टली डिवैल्यूएशन की वजह से, कि इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की, जाते हुए भी तबाही फेर गए, जिसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ी, सीपेक के प्रोजेक्ट इन्होंने नहीं किए, इंडस्ट्रियलाइजेशन साहब 71 का जिम्मेदार हमें नहीं ठहरा दिया आपने। तो ये बिल्कुल, बाकी ये मुआहदे जो हैं, ये कह रहे हैं कि गलत मुआहदे, तो इनको खत्म कर देते अपने दौर में तो नहीं खत्म कर सके, चंद मुआहदे इन्होंने रिवाइज किए। चलिए सायरा बानो साहिबा, अब ये एक और मामला है। चलिए, बिल्कुल ठीक है, आप सायरा बानो साहिबा, मामला ये है कि थर से कोयला निकलता है, और वो कोयला इस वक्त जो है वो पहले से लगे हुए प्लांट्स की भी शायद वो कोल पूरा नहीं कर पा रहा, और जो इस वक्त कराची में एक पावर प्लांट लगा हुआ है थर के कोयले की बुनियाद पर, उसके लिए एनर्जी मिनिस्टर ने 24 जुलाई को खत लिखा था कि चीफ मिनिस्टर सिंध को, कि भाई इसका कोयला वहां पर ट्रांसपोर्ट करने का बंदोबस्त किया जाए। अब हम चाह रहे हैं कि साहिवाल भी इसी कोयले को लेकर आए, ये क्यों कर मुमकिन हो पाएगा? आप इसको कैसे अमली तौर पर कितना मतलब इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। तौर पर वो है ही नहीं। आप मुझे बताएं कि अपने खुदा जाने वहां पर किसको नवाजना था, क्योंकि इनकी तो जो अगर आवाम के लिए काम करते हैं
सोलर प्लेट्स हो, पीछे इनकी फैमिली निकलती है। दूध का हो, पीछे इनकी फैमिली निकलती है। कोई चिकन फीड की बात हो, तब उनकी फैमिली निकलती है। एमसीबी 1 रुपए में देना हो, तब इनके दोस्त निकलते हैं। झील पाक सीमेंट फैक्ट्री देनी हो, तब इनके दोस्त निकलते हैं। कोई एक चीज तो बता दे, खुदा जाने ये किसको नवाज रहे हैं। और अगर यहाँ पर हक अगर कोई निकलता था तो 84 लाख की कीमत थी, किसी के ऊपर की चार्ज कायम कर देते। क्या कहते हैं, दोस्त और जबरदस्ती से रखी हुई है। हम सिंध वालों से क्या पूछते हैं, हमारा कोयला इन लोगों ने लेकर जाना, तो मुझे नहीं पता कि वो कौन करेगा। हमें तो मेरे जिले सांगड़ की गैस भी नहीं मिलती, वहां पर भी लोड शेडिंग होती है। अभी भी 150 गांव को गैस नहीं है। हमारी गैस चली जाती है बड़े भाई के पास, बड़ा भाई पंजाब। अब थर का कोयला, अगर थर पे ही पावर प्लांट लग जाए और यहीं से पहले यहाँ पर सूबे सिंध की बिजली की कमी पूरी हो जाए, तो अब मुझे नहीं पता कि इसमें किसके कितने कट हैं, क्या है। क्योंकि मैं कभी भी नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि ये जो टोला बैठा हुआ है, ये जो हमारी अशराफी है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी नंबर 1 पर है, उसके बाद सियासतदान। चलिए, वो बिजली तो कहीं पर भी पैदा हो सायरा साहिबा, वो तो जाएगी तो नेशनल ग्रिड में ही ना। ये तो केपी वालों का भी शिकवा है कि जी हमारे पानी से पैदा होती है और हमें पूरी बिजली नहीं मिल रही, तो ये वो भी इसी किस्म के शिकवे कर रहे हैं। लेकिन चलिए, ये बहरहाल इंपॉर्टेंट होगा कि प्राइम मिनिस्टर किस किस्म का पैकेज देते हैं, मुआशी प्लान क्या है उनका, और बिजली कितनी सस्ती करते हैं, ये देखना अहम होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।